ऋग्वेद लिखा गया। अब सोचिए कि ये इतनी विशाल नदी बस गायब हो गई। जी हाँ, ये कहानी है सरस्वती की, भारत की वो खोई हुई नदी जिसका रहस्य सदियों से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान करता आया है। तो सवाल यही है कि आखिर एक इतनी बड़ी नदी बिना कोई निशान छोड़े गायब कैसे हो सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये एक ऐसी गुत्थी है जो हमें हजारों साल पुराने ग्रंथों से लेकर आज के मॉडर्न सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाएगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरस्वती कोई मामूली नदी नहीं थी। दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में इसका जिक्र बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ किया गया है। यह सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं थी, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का एक बहता हुआ केंद्र मानी जाती थी। तो हमारी इस खोज में सबसे पहला सुराग हमें मिलता है प्राचीन ग्रंथों से। इन्हें हम एक तरह से उस जमाने की आई विटनेस रिपोर्ट भी कह सकते हैं, जो हमें बताती हैं कि वो नदी कैसी थी और कहाँ बहती थी। और कमाल की बात यह है कि ये ग्रंथ हमें एक बहुत साफ तस्वीर देते हैं। देखिए, ऋग्वेद इसे सप्त सिंधु यानी 7 पवित्र नदियों में से एक बताता है और इसकी लोकेशन भी देता है, यमुना और सतलज के बीच। फिर महाभारत में भी इसका जिक्र आता है, जहाँ बलराम सरस्वती के किनारे तीर्थ यात्रा करते हैं। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। बाद के ग्रंथों में अचानक इसके गायब होने की बातें होने लगती हैं। इसे विनाशन कहा गया, मतलब वो जगह जहां ये रेगिस्तान में जाकर खो गई। तो आप देखिए, ग्रंथों से ही हमें इसके होने और फिर खो जाने दोनों के सबूत मिलते हैं। अब इतने सारे पुराने सबूत होने के बावजूद पिछली सदी तक सरस्वती के अस्तित्व को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चलती रही। क्या ये सच में कोई नदी थी या फिर सिर्फ एक पौराणिक कहानी? और ये स्लाइड ना उस बहस को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे जाने माने इतिहासकार थे, जिनका मानना था कि सरस्वती असल में एक नदी थी ही नहीं, बल्कि एक पौराणिक नदी देवी थी। कुछ का तो ये भी कहना था कि शायद ये अफगानिस्तान की कोई नदी रही होगी। तो वहीं दूसरी तरफ 19वीं सदी से ही सीएफ ओल्डहैम जैसे स्कॉलर्स थे, जो जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के आधार पर ये दावा कर रहे थे कि हाँ, यहाँ हिमालय से निकलने वाली एक बहुत शक्तिशाली नदी बहती थी, जो बाद में सूख गई। तो 2 खेमे थे और दोनों के अपने अपने तर्क। और फिर 21वीं सदी में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आई जिसने इस पूरी बहस का रुख ही पलट दिया, और ये निर्णायक सुराग मिला अंतरिक्ष से। लेकिन इससे पहले कि हम सबूत देखें, एक साइंटिफिक शब्द को समझना जरूरी है, पैलियो चैनल। इसे आसान भाषा में एक खोई हुई नदी का भूवैज्ञानिक निशान समझ लीजिए। जब कोई नदी सूख जाती है या अपना रास्ता बदल लेती है, तो वो अपने पीछे जमीन के नीचे रेत और मिट्टी से ढका हुआ एक रास्ता छोड़ जाती है। बस इसी को पैलियो चैनल कहते हैं। जी हाँ, असली गेम चेंजर साबित हुई सैटेलाइट इमेजरी, जिसने हमें जमीन के नीचे दबे हुए इन्हीं रास्तों को देखने की ताकत दी। जब हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से थार रेगिस्तान की तस्वीरें लीं, तो जो दिखा वो हैरान करने वाला था। उन्हें रेत के टीलों के नीचे दबे हुए पैलियो चैनल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मिला। ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी नदी प्रणाली थी, जो हिमालय से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरती थी। ठीक उसी जगह पर जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती के लिए किया गया है। ये वही घग्गर हकरा नदी का सूखा रास्ता था जिसकी बात जियोलॉजिस्ट कर रहे थे। और बात सिर्फ रास्ते की नहीं थी, बात थी इसके आकार की। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि ये प्राचीन नदी कुछ जगहों पर 10 किलोमीटर तक चौड़ी थी। जरा अंदाजा लगाइए, ये एक विशाल महानदी थी, बिल्कुल वैसी जैसी हमारे ग्रंथों में बताई गई थी। अब मिथक और हकीकत के बीच की लकीर लगभग मिट चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कब और कैसे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। वैज्ञानिकों ने जब जैसलमेर के पास के कुओं से पानी निकालकर उसकी जांच की, तो पता चला कि वो पानी 18,000 साल पुराना हिमालय का पानी है। फिर लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले सतलज नदी ने अपना रास्ता बदला और सरस्वती को मिलने वाला पानी कम होने लगा, और करीब 4,000 साल पहले ये पूरी नदी प्रणाली लगभग सूख गई। और जानते हैं, ये वही दौर था जब महान हड़प्पा सभ्यता का भी पतन हो रहा था। तो अब जब ये साबित हो गया है कि नदी मौजूद थी,
तो अगला और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये गायब क्यों हुई? इसका सारा पानी चला कहाँ गया? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण भूवैज्ञानिक है, जिसे हम टेक्टोनिक शिफ्ट कहते हैं। इसे आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, धरती के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई, जिससे दिल्ली और हरिद्वार के बीच की जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। दूसरा, इस उभार ने सतलज नदी को पश्चिम की तरफ और यमुना को पूरब की तरफ धकेल दिया। तीसरा, ये दोनों ही नदियां सरस्वती की मेन वाटर सप्लाई थी। जब इनका पानी कटना शुरू हुआ तो सरस्वती का ग्लेशियर से आने वाला मुख्य पानी का स्रोत ही बंद हो गया, और आखिर में बिना पानी के ये शक्तिशाली नदी धीरे धीरे एक मौसमी धारा में बदली और फिर रेगिस्तान में खो गई। लेकिन कहानी सिर्फ टेक्टोनिक बदलाव की नहीं है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन ने भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उस पूरे इलाके में मॉनसून का पैटर्न बदला, बारिश कम होती गई और इससे नदी के सूखने की प्रक्रिया और भी तेज हो गई। तो ये किसी एक वजह से नहीं, बल्कि दो बड़ी प्राकृतिक ताकतों का मिला-जुला असर था। पर सरस्वती की कहानी उसके गायब होने पर ही खत्म नहीं हो जाती। आज साइंस की मदद से इसकी विरासत फिर से जिंदा हो रही है और इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज की हकीकत भी है। राजस्थान और हरियाणा जैसी राज्य सरकारें अब इन वैज्ञानिक खोजों पर एक्शन ले रही हैं। नदी के बेसिन को मैनेज करने के लिए अथॉरिटीज बनाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर आदि बद्री में एक डैम बनाने की भी बात चल रही है, ताकि नदी के पुराने रास्ते में फिर से पानी लाया जा सके। और इतना ही नहीं, हरियाणा के स्कूलों में अब सरस्वती की कहानी को सिलेबस में शामिल किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी इस खोई हुई विरासत के बारे में जान सकें। तो सरस्वती की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जो चीज़ें हमें हमेशा के लिए खोई हुई या सिर्फ कहानियां लगती हैं, वो कभी-कभी विज्ञान और सही खोज से वापस मिल सकती है। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक पूरी की पूरी नदी को फिर से खोजा जा सकता है, तो हमारे इतिहास और हमारी कथाओं में और न जाने कितने ऐसे राज दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।